संख्या मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे क्लास 10th की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को शेयर करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है थोड़ा सा। जब हमें मोटिवेट मिलेगा तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 तो हमें पता है सबसे पहले इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। प्रमेय का तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ऐसा कथन होता है जो किसी को सॉल्व करने के लिए होता है। किसी कथन को सॉल्व करने के लिए प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, किसी कथन को सॉल्व करने के लिए ही प्रमेय का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। 7 ठीक है सेवन ग्रेटर देन 4। ठीक है, 7 ग्रेटर देन 4। तो 4 से मैं अगर 7 में क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं तो 4 बन जा 4। तो कितना शेष बचा 3। तो इसको लिख के इसका जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए जीरो, ध्यान रखना शेषफल हमेशा शेषफल जीरो होता है या शेषफल जीरो से बड़ा होता है। शेषफल जीरो होता है और जीरो से बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। तो जीरो क्या होगा, शेषफल कितना है 3। ठीक है, जीरो के बराबर शेषफल है और बड़ा भी है, समझ में आ रहा है। और भाजक हमेशा, भाजक बोले तो भाजक क्या है 4, और भाजक हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है, बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर होगा तो उसमें जो अगर हमारा शेष अगर बराबर होता है भाजक के तो हमारा भाग उसमें चला जाएगा पूरा पूरा, और जब भाग चला जाता है तो शेषफल शून्य आएगा। ठीक है, तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा ही होता है। इसी से लेकर एक और कंडीशन इसमें देख लेते हैं। अब हम चर पदों को लेकर इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चर पद ले लेते हैं। पहला पूर्णांक ले लेते हैं हम ए ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पूर्णांक बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो भाज्य मान लेते हैं, भाज्य, और बी जो है वो क्या होगा बेटा, भाजक। ठीक है, ए भाज्य मान लेते हैं, बी भाजक मान लेते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, वही एक तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। ठीक है, तो ये बस आपको चर पद में दे दिया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमने ए भाज्य माना तो आपको इतना तो पता होगा ये वाली कंडीशन कि ये क्या होता है, भाज्य होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और ये क्या होता है भाई, ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, क्योंकि जो भाज्य होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ऐड कर देते हैं शेषफल को। अगर शेषफल जीरो होता है तो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन दोनों का गुणा ही भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको करते हैं। हमारा भाजक कितना है बी, ये कितना है हमारा भाज्य ए। अब भागफल क्या माना है, भागफल हमने मान लिया क्यू। ठीक है, भागफल हमने क्या मान लिया भाई क्यू, और शेषफल हमने क्या मान लिया आर। शेषफल हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इस थ्योरम को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, इस थ्योरम को यहाँ लिख देता हूं बी। ठीक है, ए एंड क्यू, और आर क्या है हमारा शेषफल। बी से हमने ए भाज्य भाग देते हैं तो भागफल क्या निकल के आता है क्यू, और शेषफल क्या निकल के आता है आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी इक्वेशन बन के सामने आ गई है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज करनी है। इसी से हम आगे बढ़ते चलेंगे, इसी से हमें सब क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखो जीरो शेषफल जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो शेषफल जीरो हो सकता है, शेषफल कितना है बेटा आर है, आर ही तो है शेषफल। और हमारा भाजक कौन सा है, भाजक बताइए, भाजक क्या है बी। तो भाजक क्या है हमारा बी। एक ये हम तरीका है हमारा लिखने का, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सामने वालों के सामने। ठीक है, तो जीरो समझ में आ गया होगा ये चीज। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मेरी इक्वेशन है, ये मैं यहाँ लिख देता हूं। ये हमें बार बार काम आएगी, बार बार हर क्वेश्चन में यही काम आएगी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको समझ में आया होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, रिथम सही लिखा है भाई, हिंदी थोड़ी सा, ठीक है, बढ़िया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक श्रेणी होती है किसी क्वेश्चंस को करने के लिए, किसी क्वेश्चन को करने के लिए एक कह सकते हैं हम एक तरीका होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम। ये इसको हम वैसे देखा जाए तो भाग विधि से भी बोलते हैं, ठीक है, भाग विधि से सॉल्व करना किसी चीज को, वही एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एल्गोरिथम में जो यूज किया जाएगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज की जाएगी। प्रमेय का के जो है श्रेणी क्रम लगाए जाएंगे, एक करके एक एक करके एक एक करके, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं कोई वो ले लेता हूँ एफ और जी ले लेता हूं मैं, ठीक है, कोई दो पूर्णांक ले लेता हूं एफ और जी, ठीक है, एफ और जी। मैंने जी को क्या मान लिया बेटा? भाज्य मान लिया। और एफ को मैं क्या मान लेता हूं? एफ को मान लिया मैंने भाजक, ठीक है। दो पूर्णांक ले लिए, मैं इसको समझा रहा हूं एल्गोरिथम होता क्या चीज है, ठीक है, एल्गोरिथम को समझा रहा हूं क्या है, एक चर पद लेकर, ठीक है। तो जी क्या है? मेरा भाज्य, और एफ क्या होगा? मेरा भाजक। तो जब मैं एफ में जी से भाग दूंगा तो मैं भागफल क्या मान लेता हूं? क्यू मान लेता हूं। और शेषफल क्या होगा? मेरा आर, रिमाइंडर होता है आर। देखो, जब आर हमारा जीरो होगा, जब आर हमारा जीरो होगा तो जी का एचसीएफ एफ हो जाता है। जी का एचसीएफ क्या हो जाता है? एफ। बोले तो भाजक क्या हो जाता है? एफ ही हो जाता है। भाजक ही एचसीएफ कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना, भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो जब रिमाइंडर जीरो होता है, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो फिर दोबारा से ही एफ यहां पर लिख के सीधे फिर दोबारा आगे करने लग जाते हैं। इसी विधि को ही हम एल्गोरिथम विधि कहते हैं। बस समझ में आई? ये आपने कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ी है, बट लेकिन ऐसे करके नहीं पढ़ी यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम की तरह। भाग विधि आपने सुना होगा, भाग विधि से करते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये होती है। अब आर से भाग देंगे तो ये Q2 बन जाएगा, फिर यहाँ पर आर, फिर अब आपकी वो आ जाएगी रिमाइंडर। फिर अगर नहीं जाता फिर भी ये जीरो नहीं होता तो फिर तो आर लग के फिर रखते हैं हम, कोई और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर सी हमने नहीं ली, सी ले लेते हैं, तो आर, सी से आर में देंगे। तो ऐसे करके हमारी जो श्रेणी क्रम होता है उसको करने का तरीका ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ये क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक बात बोल दूं, एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, उदाहरण आपको खुद करने हैं, ठीक है, क्योंकि उदाहरण आप खुद करोगे ना तो एक तो होता है, देखो कि मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, अब क्वेश्चन से ही रिलेट उदाहरण होते हैं, सीधी सी बात है। तो उदाहरण आप करने की पूरी कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता है तो उसका जो नीचे सॉल्यूशन है उसको खुद समझने की कोशिश करना, ना कि किसी और से समझाना, ठीक है। खुद कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आता है। और चाहे आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे या फिर एक्स्ट्रा ज्यादा लगे, तो आप खुद कोशिश करना उसको समझने की। जितना आप खुद कोशिश करोगे ना उतनी अच्छी तरीके से आपको वो कैप्चर होगा। बात समझ में आ रही है? और मैं बोल दे रहा हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ना तो सब बच्चे देखेंगे, बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की होती है तो आपको पता ही होगा, बराबर आप फाइट करोगे किसी से तो जो है आपको तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब पता पड़ता है कि सामने वाला बेकार है और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो फिर क्या फायदा उसमें? वो इंटरेस्ट नहीं आता जो इंटरेस्ट जो बराबर की लड़ाई में आता है कि हाँ भाई अब नहीं, अब तो दिन और रात एक करनी है, सामने वाले को हराना है। समझ रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक है, सब लोग देख सकें इसको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। अभी एक्सरसाइज हमने चालू नहीं किया, बस मैंने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाया आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 है। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने बताया था वही प्रक्रिया है, एक तरह से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 135 और 225, ठीक है, 135 और 225। अब इसमें हमें सबसे पहले करना क्या होता है, कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर पहले आपको वो समझ में नहीं आया वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है तो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 135 सबसे छोटी है, तो और बड़ी कौन सी है? 225। तो जब बड़ी होती है उधर मुंह करते हैं इसका, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। जहां बड़ी होती है उधर की तरफ ही इसका मुंह करते हैं। अब 135 से हम क्या करेंगे, किस में भाग देंगे? 225 में देते हैं, ठीक है।
दिक्कत तो नहीं है, देखते रहना। 135 एकम 135 आ, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। यहाँ पर अब यहाँ से शेष लेंगे ना, कैरी ले लिया, ठीक है, तो 9 बचा और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो 0 लगने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर लिख लेना ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 135 से डिवाइड दिया, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको आप चाहो तो इसको शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपको शो कौन सी चीज करनी है, मेन चीज ये है, यहां से लिखना आप चालू करोगे क्या, 225 हमने 225 का किया, वही मैंने बताया था इक्वेशन यही यूज की जाएगी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने आपको पहले ही बोला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही इक्वेशन बार बार सॉल्व करेंगे। a क्या है 225, a क्या है 225, b कितना 135, मैंने क्या रखा 135 रखा। अब क्यू कितना बेटा, एक लगा दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस लग रहा है आर कितना बेटा 90, तो ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। तो इसमें आर इज नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है आर इज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि 90 है। फिर आगे जब नहीं जा, ध्यान रखना भाज हमारा एचसीएफ कब निकल के आता है, जब रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। एचसीएफ हमारा जब निकल के आएगा जब हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। अब किसका करेंगे, 135 ले लेते हैं, 90 एकम 90, बहुत बढ़िया, 5 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। अब 135 का करेंगे, 135 का कितना आएगा 90 इंटू 1, ठीक है, वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देख लेना वही इक्वेशन यूज हो रहा है, ठीक है। और ये इक्वेशन आप पढ़ चुकी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, वही वाली इक्वेशन है, ठीक है, प्लस और ये कितना होगा 45। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बेटा, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे 45, आगे 90 से करेंगे, फिर 45 दूनी 90, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे रखते हैं, 90 इसको रखते चले जाते हैं, अब ये शेष बचा तो इसको रख देंगे, ठीक है। तो कितने का निकाला था 90 का, कितना निकला 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, अब रिमाइंडर हो गया आपका 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लिखोगे 135 और 225 का एचसीएफ, 135 लिखो, 135 और 225 का एचसीएफ 45 है, ठीक है, 45 है, और 45 से 135 और 225 में भाग देंगे तो पूरा भाज्य होगा, ठीक है, भाग देंगे तो पूरा भाज्य होगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए, दोबारा रिपीट कर दूं, चलो देख लो। 135 और 225, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या हमारी 225 है, हमारी सबसे छोटी बड़ी देखेंगे, पहले 225 है, छोटी में हम बड़ी से भाग देते हैं, तो 135 में 225 से भाग देंगे, एक बार गया 0 उतारा, 12 में से 3 गया 9, फिर 135 रखेंगे, 90 एकम 90, 5 लेंगे, 13 में से 9 गया 4, 45, फिर यहाँ पर 45 दूनी 90, हमें नियम करना है, 225 में हमने 135 इंटू 1 प्लस क्या किया 90, रिमाइंडर 90 आया था, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर 135 का करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45 आपका क्या है रिमाइंडर आया है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी प्रकार 90 का करेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो एचसीएफ वही होता है जिससे हमने भाग दिया है, ठीक है, भाजक होता है, समझ रहे हो ना, भाजक और एचसीएफ बात एक ही होती है। अब भी मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये इक्वेशन यही लगेगी, हर क्वेश्चन में इक्वेशन लगाओगे इसको ही। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है बेटा, 196 और 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। अब 196 सबसे पहले ये देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो हमें पता है ये छोटी है और ये क्या बेटा बड़ी है, तो हमें पता है छोटी से बड़ी में भाग देते हैं, छोटी से बड़ी में क्या देते हैं भाग, तो भाग देते हैं, 196 का भाग देंगे 38,220 में। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि भाई इसको यूज कर रहे हैं, इसको कैसे भूल जाएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना है, नहीं लिखोगे तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो 196 का भाग देंगे 38,220 में, ठीक है, चलो देते हैं 196 दूनी 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, तो 196 दूनी ज्यादा हो रहा है, नहीं 196 कम 196, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 17 में से 9 गया तो कितने बचे 8,
ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, 186 कम है ना, ठीक है 186। अब ऊपर से कितने उतारेंगे 2, 196 से कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 चिंग 54 का 4, 5 बचा, 9 निंग 81 और 5 86, 86 का 6 8 और फिर आपका 9 एकम 9, 9 और 8 17, ठीक है। 12 में से 4 गए 8 बचे, 15 में से 6 गए 9 बचे, ऊपर से क्या उतारेंगे 0, ठीक है। अब 196 में अब आपको देखो भाग देने का तरीका कैसे करना चाहिए स्पीड से, जैसे कि मैंने फटाक से लगा लिया 196 गुणा 9, कैसे 9 से एक संग कैसे कर दिया, तो अब 196 को 200 मान के चला करिए, क्योंकि आसपास है 200 के, तो 200 गुणा 9 करेंगे तो 9 दूनी 1800, तो इसका मतलब 1800 तो ऊपर ही है, 1862 जो है 1800 तो ऊपर ही है, और 1800 पूरा थोड़ी नहीं बैठेगा, इससे नीचे आएंगे हम, क्योंकि हमने 4 पहले से एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 4 नम 36 बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ले रखे हैं, 36 तो 36 और घटाएंगे 1800 में से, तो ऐसे करके 1764 हमने ले लिया। इसी प्रकार मैंने इसमें देखा 196 गुणा मैंने 196 मैंने 200 मान लिए, 200 दूनी 400, 400 में से फिर मैंने देखा 4 है, 4 मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो 2 बार 4 4 ले लिए, तो 4 दूनी 8, 8 घटा के देखा मैंने 196 में से, तो जो 400 में से, तो देखा उसमें बात नहीं बन रही है, आ नहीं रहा है पूरा, तो इसका मतलब ऊपर बढ़ रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, तो जब छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अब 980, अब 196, अब इसमें कैसे पता चलेगी, अब हमें पता है 6 से जो 0 जो बनाता है वो एक ही संख्या बनाती है, वो 5, क्योंकि हमें पता है 5 के साथ में जब सम संख्या मिलती है, 5 के साथ में जब सम संख्या मिलती है तभी 0 बनता है। तो 196 56 30 सॉरी 56 30 का सुफर 3 बचा, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8, और ये 4 है, 5 एकम 5 और 4 9, ये क्या आ गया आपका 0, ठीक है, ये क्या आ गया आपका 0। तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, 38,220 को लिखोगे कैसे कि हमारा बी कितना था 196 था, हमारा क्यू कितना था 195 था, प्लस रिमाइंडर कितना आया 0, तो यहाँ क्या लिखोगे r इक्वल टू 0 सही है, तो लिखोगे 38,220 और 196 का 38,220 और 196 का एचसीएफ 196 है। जब हम 196 से 196 और 38,220 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाज्य होता है, ठीक है, क्लियर है। तो भाषा आपको लिखनी है, मैंने पहले भी भाषा लिखाई थी, ऐसे ही अब भाषा है, सेम भाषा है, कुछ नहीं है अपनी। देखिए एक तो हमारी भाषा, एक किताब की भाषा और एक खुद की भाषा, आप खुद की भाषा को कंबाइन करेंगे, अपनी खुद की बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो खुद की भाषा को ज्यादा वो देता है कि बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको खुद की भाषा में, ठीक है। जब आप खुद की भाषा लिखोगे अपनी बना के, मतलब बढ़िया तरीका से, ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है कुछ और तुम लिख रहे हो कुछ, तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल उसी से रिलेट आपको भाषा लिखनी है, ठीक है, और अपनी भाषा लिखने की कोशिश क्या करो। तो मैंने भाषा बता दी आपको, भाषा उसी को लिखना है। सेकंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन बचा है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255। तो भाई ये आपको खुद करना है, मैं नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और लंबी वीडियोस हो जाएगी, तो इसीलिए 867 और 255 जो है आप खुद करना। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना, नहीं आ रहा है तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, पक्का बताऊंगा, आगे वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसको, और कोशिश करने की, पक्का हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वही है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, इसका इसमें भाग देंगे और ऐसे करके आप करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको भी क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां बोला है जहां q कोई पूर्णांक है, तो q कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक कहने, उसने ये नहीं बताया कौन सा पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम भी कोई पूर्णांक मान लेते हैं, कोई कौन सा पूर्णांक है ये, विषम पूर्णांक है, हम मान लेते हैं कोई धनात्मक, यहां से लिखना चालू करता हूं भाई, फिर आ नहीं तो आता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने क्या मान लिया भाई, a मान लिया, ठीक है। और देखिए आपको इक्वेशन आपको पता ही होगा, a = bq + r थी, और देखो इसमें कंडीशंस दे रखी हैं, आपको क्वेश्चंस ऊपर देखने को मिलेगा, वैसे देख लेना, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, यही कंडीशन तो थी। और देखिए ध्यान से देखिए, और a = bq + r, a = bq + r, और देखिए 6q + r, 6q + r, 6q + r, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो 6 क्या है यहाँ, देखिए ध्यान से देखिए, 6 क्या है यहाँ,
क्या है यहाँ, बी है कि नहीं है, तो बी कितना हो गया हमारा 6, यहां से आपको बी निकालना है, ध्यान से समझो, बी हमारा क्या है 6 दे रखा है सीधे, ठीक है, बी हमारा क्या दे रखा है 6। अब बी क्या होता है, बी एक क्या होता है बेटा भाजक, बी क्या होता है भाजक होता है, और भाजक मैंने बताया हमेशा रिमाइंडर जो है भाजक से क्या होता है छोटा होता है कि नहीं, तो रिमाइंडर कितने हो सकते हैं बता सकते हो, आर कितना हो सकता है, आर 0 हो सकता है ना, आर 1 भी हो सकता है, आर 2 भी हो सकता है, आर 3 4 और 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता, अगर 6 हो गया तो 6 से भाग चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हमेशा भाजक जो है रिमाइंडर से बड़ा ही होता है, ठीक है, रिमाइंडर से बड़ा होगा भाजक, ना बराबर हो सकता, बराबर भी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आर बराबर आपको क्या मिल गया 0 1 2 3 4 5। अब इसी में रखना है हमें a बराबर बी क्यू प्लस आर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमारे पास a है, हमारे पास b बराबर 6 है, रिमाइंडर हमारे पास है, हमें कुछ नहीं करना, चलिए करते हैं, तो a बराबर एक एक करके लिखता जाऊंगा, a बराबर b कितना है मेरे पास 6 क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है मेरे पास 0 सबसे पहले, फिर a बराबर 6 क्यू प्लस रिमाइंडर 1, a बराबर 6 क्यू प्लस रिमाइंडर 2, a बराबर 6 क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है 3, ठीक है, a बराबर 6 क्यू प्लस रिमाइंडर कितना है 4, अरे भाई दूसरी दो, ठीक है, a बराबर 6 क्यू प्लस 4 और a बराबर 6 क्यू प्लस 5 और a बराबर 5 तक ही लेंगे क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कितने थे 5 ही तो थे, 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अब 5 तक लेंगे। अब उसमें पूछा क्या है, ध्यान से समझिए, पूछा कुछ नहीं है, उसने सिद्ध करवाया है, तो सिद्ध क्या करवाया अच्छे से देखिए, क्या दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप का होता है या नहीं। तो आप मेरे को एक बार बताइए, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। संपूर्णांक क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो। संपूर्णांक क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो। तो हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन जो 2 से डिवाइड हो रहा है और कौन कौन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वही विषम पूर्णांक होंगे और जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा वो समपूर्णांक होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6 क्यू प्लस 0 है तो मैं 0 को हटा सकता हूं और प्लस को भी हटा सकता हूं, क्योंकि प्लस 0 अगर आप ऐड करते हो तो वही वैल्यू आती है जो पहले है, ठीक है। तो 6 क्यू 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो कौन सी होगी, सम होगी। समझ में आ रहा है। अब देखो 6 क्यू प्लस 1 2 से डिवाइड करके दिखाओ। डिवाइड का मतलब पता क्या होता है, जब दो संख्या होती हैं और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो समझ लो वो कॉमन होता है, उसको ही हम कॉमन बोलते हैं। जब दो संख्या हो हमारे पास, जब दो संख्या हो और मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, वही हमारा कॉमन भी कहते हैं। और सम संख्या आपको पता ही है, सम संख्या लगाते हैं, ठीक है। तो 6 क्यू प्लस 1 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। 1 को करो, नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो क्या होगी, विषम। समझ में आ रहा है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, विषम हो गया। अब 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं। 6 क्यू प्लस 2 में देखो 2 तिया 6 जा रहा है, 2 एकम 2 जा रहा है, तो कौन सी होगी भाई, सम ही होगी, सिंपल सी बात है। आगे देखो 6 क्यू प्लस 3 2 से जा रहा है, 2 तिया 6 जा तो रहा है, 2 से 3 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या होगी, विषम। अब ये मत कहना 3 से जा रहा है, तो बेटा 3 से तो विषम संख्या होती है ना, भाज्य और अभाज्य नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ, मैं विषम और सम बता रहा हूँ सिर्फ। विषम क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं जाए। अब तुम कह रहे होंगे सर इसमें तो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ तो रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन मैंने किसकी बात करी थी, सम की। सम कौन सी है, 2 है, तो 2 से जाना चाहिए, 2 3 6, अब 2 से तो नहीं जा रहा, तो कौन सी होगी, विषम। क्लियर है। आगे देखिए 6 क्यू प्लस 4 2 से जा रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगी बेटा, सम होगी। 6 क्यू प्लस 5 2 से जा रहा है, ठीक है, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या होगी, विषम। तो आपको कितनी विषम संख्या मिल गई इसमें, आपको मिल गई एक 6 क्यू प्लस 1, एक आपको मिल गई 6 क्यू प्लस 3 और एक आपको मिल गई 6 क्यू प्लस 5। तो ये 3 संख्या मिल गई। यहाँ से आपको सिद्ध आप कर सकते हो, उसने सिद्ध करवाया है कि आप लिख सकते हो फिर 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप की होती हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप की होती है, ठीक है। क्लियर है। आगे समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। रिमाइंडर आपको वही लेना है, भाजक से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ लेता है, जैसे कि अब मैंने 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी है, 616 सदस्य हैं जिसमें अब हमें कितने कॉलम बनाने होंगे कि वो 32 जो है हमारी क्या है सदस्यों वाली एक आर्मी है, कितने कॉलम बनाने होंगे कि हमारे 616 जो सदस्य हैं वो फिट हो जाएं, ठीक है, एक तरह से बैठ जाएं। तो वही इसमें इन दोनों का हम क्या लेंगे बेटा, एचसीएफ यूज करना, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ करेंगे जब भी हमें पता चलेगा कि कितने कॉलम बनने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या क्या है 32, बड़ी क्या है 616, ठीक है 32 और बड़ी क्या है 616। अब 32 से किस में भाग देंगे 616 में, चलो देते हैं 32 एकम 32 32 दूनी 64 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9 बचा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ क्या ले लिया मैंने 6 ले लिया, ठीक है सही कर रहा हूँ ना, ठीक है। 3 24 2 अट्ठे 16, 18 से 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, ठीक है 2 से 8 से नहीं जा रहा, 9 से देते हैं, 9 से जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, ठीक है जा रहा है 9 दूनी 18, 1 9 3 27 और 1 28, 16 में से 8 गए तो 8 बचे। अब यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसको लिख लेना ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब इसको सॉल्व करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है। चलिए तो अब जो है पहले इसको लिख लेते हैं 616, वही बी कितना है 32 और क्यू कितना है 19 प्लस रिमाइंडर कितना निकल गया है 8, जहां पर r इज नॉट इक्वल टू 0, जहां r इज नॉट इक्वल टू 0 है, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे 8 से भाग देंगे किसमें 32 में, तो 8 चौक 32, अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो करेंगे 32 का कितना होगा बेटा, 32 का होगा आपका 8 × 4 + 0, अब रिमाइंडर क्या हो गया बेटा 0 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो वही जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अब देखते हैं हमारा एचसीएफ क्या है, तो 32 और 616 का हमारा जो एचसीएफ निकल के आया है वो कितना है बेटा 8 है, 32 और 616 का रिमाइंडर जो एचसीएफ है वो 8 है। जब हम 8 से 32 और 616 में भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा भाज्य होता है, ठीक है क्लियर है। तो कितने कितने कॉलम निकल के आएंगे बता सकता है, निकल के आएंगे आपके 8 कॉलम निकल के आएंगे, ठीक है। तो 8 कॉलम निकल के आएंगे, वही पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो कितनी है बेटा 8 है, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूं, पहली वाली क्वेश्चन है वही 135 और 225 का एलसीएम निकाली है, वही वाली क्वेश्चन है ये, तो वही क्वेश्चन है सेम, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ही लिख देता हूं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको करते हैं, तो सबसे पहले 3m या 3m+1 के रूप का होता है तो हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं, पहले कोई धन पूर्णांक मान लेते हैं, कोई धन पूर्णांक मैंने क्या मान लिया बेटा, धन पूर्णांक मान लिया मैंने a, कोई धन पूर्णांक मैंने क्या मान लिया a। अब मेरे को उसने एक चीज दे रखी है कि 3m एंड 3m+1, 3m है या 3m m के लिए 3m+1 का होता है, ये लिखा है, ठीक है 3m+1 के रूप का होता है। अब देखो वही कंडीशन आ रही है इसमें, अगर मैं ऐसे करके यहाँ 0 लगा देता हूँ 3m+0, तो देखिए वही इक्वेशन द्वारा से लौट के आ गई, a = bq+r। जरा ध्यान से देखिए, तो b कितना हो सकता है, देखिए अच्छे से देखिए कितना हो सकता है, b हो सकता है हमारा 3, ठीक है। अब r तो हमारा 0, फिर 1 b, फिर यही वही q को हमने m मान लिया बस और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो एक तरह से b हमारा क्या होगा 3, तो हम b क्या मान लें बेटा 3 मान लेते हैं। तो अब रिमाइंडर आप बताओ कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आपका होगा 0 1 और 2। मैंने आपको क्या बताया, भाजक हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है बड़ा होता है, बराबर भी नहीं होता, बड़ा ही होता है हमेशा, ठीक है। और हमेशा रिमाइंडर भाजक से छोटा ही मिलेगा, बड़ा नहीं हो सकता ना बराबर हो सकता रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, ठीक है।
तो अब रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कौन कौन से हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएंगे, 0 1 2 शेषफल, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल 0 1 और 2 हो जाएंगे। अब क्या करना है हमको, अब कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन में रख देना है, वही हमारी इक्वेशन है a बराबर बी क्यू प्लस के आर, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ठीक है। तो रखिए a बराबर b कितना है 3, q प्लस r कितना है 0, तो 0 में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट है। अब मैं फर्स्ट यहां लिख देता हूं। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या होगी, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो b कितना दे रखा है 3, q जेरा r कितना है 1। तीसरी इक्वेशन क्या होगी भाई, a बराबर 3q प्लस के 2, 3 बन गई ना, बन गई 3, ये पहली है, ठीक है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। सबसे पहले पहली को ले लेते हैं, पहली को ले लेते हैं, a बराबर 3q। तो उसने वो पहली बोला है, उसने बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करने पर, यहां लिख लेते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, 3 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3q स्क्वायर बराबर क्या रख दूं मैं m, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3m। एक तो फर्स्ट ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है a बराबर 3q प्लस 1। इसमें भी आपको वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, पहले आपने 6 7 8 में बतेरे मिले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करूंगा तो 3q का स्क्वायर सीधे कर रहा हूं, ठीक है, 3 तिया 9 और q पे स्क्वायर चढ़ा दूंगा प्लस 1 और प्लस के ये कितने हो जाएंगे बेटा 3q, तो ये हो जाएंगे आपके 3 दूनी 6, 6q कितने हो जाएंगे 6q। अब a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, 6q में इधर ले लेता हूं 6q प्लस के 1, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन ले लेता हूं मैं 3, तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस के 2q और प्लस के 1, प्लस के 1, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेटा 3m प्लस 1। तो एक इक्वेशन ये बन गई, a 3m बनी, 3m प्लस 1। अब आप ये कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो कि 3 कॉमन चो ले रहे हो, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हमें 3m और 3m प्लस 1 का निकालना है, तो इसलिए हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा और बचा कुचा जो भी कुछ होता है उस सभी को हम क्या करते हैं, सभी को m मान लेते हैं, ठीक है। जो बचा कुचा हमारे पास जो भी होता है उसको हम क्या मान लेते हैं m। और अब दूसरी इक्वेशन थी तो प्लस 1 भी लेना था, तो प्लस 1 मैंने पीछे। अब तीसरी इक्वेशन जो होगी, तीसरी इक्वेशन में भी आपको प्लस 1 लेके आना पीछे, कैसे भी लेके आओ तो वो हम देखेंगे। तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो तीसरी इक्वेशन आपकी ये रही, तीसरी इक्वेशन है बेटा a बराबर 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2, तो इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है भाई, वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ये भाई फॉर्मूला है, बाद में ये मत कहना ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर चाहूँ तो लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है, ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी के अनुसार ही मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें एक भी लेके आना है, आपको क्या लेके आना है, एक भी लेके आना है और 3m भी लेके आना। तो कैसे बनाओगे 3m, तो देखिए ध्यान से देखना अच्छे से इसको, इक्वेशन को, 9q स्क्वायर प्लस मैं 12q आगे ले आऊं, प्लस में तो आगे पीछे ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, माइनस में कर सकते हैं बट माइनस की जो चीज होगी माइनस की उधर ही रखेंगे, ठीक है। तो 12q, अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 को मैं 3 प्लस 1 कर सकता हूं कि नहीं, बात तो वही है, 3 और 1 4 या 3 प्लस 1 कैसे भी कर सकते हो आप। तो a, ठीक है, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लूंगा तो ये कितना बचा 3q स्क्वायर और ये 3 चौक 12 4q और यहाँ प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1। अब इस पूरी को क्या मान लेते हैं m, इस पूरी को क्या मान लेते हैं m, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m प्लस 1, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, हम जब रिमाइंडर 0 1 2 रखते हैं
तो इक्वेशन वही बन के आती है 3m और 3m+1 की आती हैं। तो देखो ए स्क्वायर बराबर 3m फिर आई, 3m+1 आई, 3m+1 आई, तो देखो 3m या 3m+1 के रूप के होते हैं। तो आप लिखोगे कैसे कि इसको लिखोगे आप कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लिखोगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वर्क करने पर एक और बार मैं आपको जल्दी से फटाफट समझा देता हूं। a बराबर बी क्यू प्लस आर वही चलता है, यही मैंने बताया था, यही आपके क्वेश्चन में चलेगा। कोई धन पूर्णांक मैंने a ले लिया, b हमें कैसे निकालना था, हमें पता भाई 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो बी क्यू प्लस आर वही कंडीशन आ रही है, तो b तो 3 ही होगा, तो b बराबर मैंने क्या ले लिया 3, तो a बराबर सबसे पहले रिमाइंडर लगा देते हैं वही इसी वाले फॉर्मूला में a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b मेरा कितना है 3 और q प्लस r मेरा 0 है, फिर r मेरा 1 है और r मेरा 2 है। तीन मेरे इक्वेशन निकल आए। जब मेरे 3 इक्वेशन निकले आए तो मैं उनको वर्ग भी करना है, क्योंकि वर्ग बोला है उसने, तो पहले का मैंने वर्ग किया, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर होता है 3 3 9 और q पे स्क्वायर चढ़ाएंगे क्यू स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें बस इस एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें 3m या 3m+1 के रूप का बनाना है, तो जब 3m या 3m+1 के रूप का बनाए तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ना हम ज्यादा ले सकते ना हम कम ले सकते, 3 कॉमन लेना है। ठीक है, तो 3 हमने कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर हो गया, 3m हो गया। ठीक है, तो 3q स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया बेटा m, तो m रख दिया 3m। आगे देखते हैं a बराबर 3q+1 वर्क करने पर वर्क करेंगे तो a स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर वही फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 1 प्लस 3 दूनी 6q। आगे देखते हैं a स्क्वायर बराबर 6q को मैंने इधर लेके आया हूं और प्लस 1 उधर लेके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लूंगा तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो अब a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या होगा m, ये क्या मान लिया मैंने m मान लिया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज मैंने जो है m मानी है, बाद में ये मत कहना क्या हुआ है, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q m मानी है, तो 3m हो गया 3 और m और प्लस के 1। तीसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, a बराबर 3q प्लस 2 थी, तो a बराबर 3q प्लस 2 वर्क करने पर तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ भी वर्क करना पड़ेगा ना, तो a स्क्वायर बराबर 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, अब हमें सबसे ज्यादा परेशानी इसमें आती थी, आपको आ सकती है, इसको अगर आप ध्यान से नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि आप वहां पर सॉल्व करते हो, अगर ध्यान से नहीं समझते तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें कॉमन आप 3 नहीं ले सकते, और +1 कैसे बनाओगे, +1 कैसे बनाओगे, तो +1 आपको कैसे बनाओगे, 4 को मैं 3 + 1 ले सकता हूं, और फिर इन तीनों में, ये जो 3 है हमारे, ये जो 3 है, इन तीनों में मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और +1 है, इसको मैंने क्या मान लिया m, तो a स्क्वायर बराबर 3m + 1 के रूप का हो गया। तो ये आपको समझ में आया, होप आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया है। चलिए भाई, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, जितना आप शेयर करोगे उतना ही सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है हमें। ठीक है, तो वही कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम, a मान लिया हमने, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने, a मान लिया। ठीक है, अब वही 3m 9m, अब 9m प्लस 9m+1 और 9m+8। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखेगा, अब तुम कहोगे सर कि यहाँ पर जो है b हमें 9 ले लेते हैं, हम b यहाँ 9 ले लेते हैं, तो हमें b यहाँ लेना पड़ेगा 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है, क्यूब। पहले बोला उसने घन बोला है, क्या बोला है, घन, तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा 3। ठीक है, b बराबर हम क्या लेंगे 3। चलिए फर्स्ट, जब b बराबर 3 लेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए आप 9 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
आप b बराबर 9 ले लो, लेकिन फिर आप पता है कितना बड़ा कर दोगे, आप कर दोगे उसको कम से कम 3 पेज में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको 8 लेने पड़ेंगे, R0 R1 R2 R3 4 5 6 7, ठीक है 8, और 8 लोगे फिर उनका क्यूब करोगे, तो तुम्हें सच बता रहा हूं आप जो करके जाओगे उसको उतना ही नंबर आपको उसमें मिलेंगे, और जो 3 लेके जाएगा उसको भी उतने नंबर मिलेंगे, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप बी हमें क्या लेना है बेटा, 3 लेना है, तो बी हमने क्या ले लिया 3। तो बनाते इक्वेशन, वही इक्वेशन चलेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसी में रख रहा हूं मैं a बराबर b कितना है 3q, रिमाइंडर हमें क्या लेनी है बेटा, रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्यों पता चल गया ना, क्योंकि हमारे पास b 3 है, भाजक से छोटा होता है शेषफल, तो a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस के 1, a बराबर 3q प्लस के 2। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट उठाएंगे, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है, तो सबसे पहले फर्स्ट को ले लेते हैं, तो फर्स्ट लेंगे तो 3q प्लस 0, a बराबर क्या आया 3q, 0 को हम नहीं ले रहे, ठीक है, तो क्यूब करने पर, तो घन करने पर क्या करेंगे, घन करने पर, तो घन करेंगे तो a क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा 27 क्यू की पावर की 3, ठीक है, तो इसमें a क्यू, इसमें क्या ले लेता हूं मैं कॉमन, 9 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3q की पावर 3, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया m मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने m, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m। पहली इक्वेशन क्लियर हो गई, दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ये हमारी पहली थी, अब दूसरी क्या थी बेटा, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, अब घन करेंगे तो a क्यू हो जाएगा इसमें 3q प्लस 1 का होल क्यू, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं, 3 तिया 9 27 की पावर q प्लस 1 प्लस 3ab, तो 3 तिया 9 क्यू प्लस 3q प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन लेना है, अब इसमें देखिए q को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 27 सीधे कॉमन ले रहे हैं, प्लस 1 उधर भेज देते हैं, चलो एक लाइन कर देता हूं, 27 q की पावर q प्लस 9 ये है हमारा 3q स्क्वायर प्लस के q, और यहां पर क्या होगा प्लस 1। अब इसमें इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये पूरा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 आएगा तो देखो 9 से कट गया, 9 तिया 27, 3q की पावर 3 प्लस 9 से 9 कट गया, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई भीतर करेंगे तो बात तो वही है, 9 तिया 27 और 9q, तो 9 ही कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस के q, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस के q, और प्लस के क्या होंगे 1, ठीक है, प्लस के क्या होंगे 1। अब ये आ रहा है नीचे, ठीक है, तो a क्यू, आगे बढ़ते हैं हम, अब इसको क्या मान लेते हैं हम, इस पूरे को 3q यहां पे कर देता हूं, थोड़ा सा ये हमने यहां रखा है, अगर दिख नहीं रहा हो नीचे तो देख लेना, इसे यहां लिख देता हूं, 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस के q, और ये प्लस के 1 है, ठीक है, तो इस पूरे को हमने क्या मान लेते हैं m, क्या मान लेते हैं भाई m मान लेते हैं, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस के 1। तो दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये रही, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये रही, a क्यू बराबर 9m प्लस 1, तो देखिए बनता आ रहा है, पहला 9m का बना, दूसरा हमारा 9m प्लस 1 का बना है, ये रहा, अब तीसरा हम निकालेंगे, तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लें इसको सभी, ठीक है, वीडियो को रोक कर इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, पोस्ट कर लेना, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तीसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे, चलिए तीसरी इक्वेशन देखते हैं, तीसरी इक्वेशन है बेटा जल्दी फटाफट से, तीसरी इक्वेशन है आपकी a बराबर 3q प्लस का 2, तो घन करने पर वही आपको यहां लिखना है, घन करने पर लिख देता हूं मैं, घन करने पर, तो क्या करेंगे बेटा a क्यू बराबर इसमें लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q की पावर 3, 3 तिया 9 27, 27 q की पावर 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 18q प्लस 3q प्लस 2, ठीक है बेटा 3q प्लस 2। तो अब इसमें प्लस के 8 उधर भेज देते हैं, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27q की पावर 3 प्लस q भेज देते हैं 18, 3q स्क्वायर प्लस के ये हो जाएंगे 2q और प्लस के क्या हो जाएगा 8, इसमें क्या कॉमन ले लें 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्या कितना कॉमन ले लेते हैं
9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे, इसको आगे कर रहा हूं यहाँ पर, तो ए क्यू बराबर इसमें 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 3 27, 3 क्यू की पावर 3, ठीक है, प्लस 9 दूनी हटा रहे, ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू और प्लस के कितने हैं 8। तो इस पूरे को जितना भी हमारा ये पूरा है इतना, इसको क्या मान लेते हैं हम m, क्या मान लेते हैं हम m, क्या मान लिया हमने इसको m। तो ए क्यू बराबर कितना आ गया 9m प्लस 8। तो तीनों इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। a बराबर 9m मैंने निकाल दिया था पहले, फिर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। और आपको इसमें हिंदी थोड़ा सा लिखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना वीडियो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक्स।